17 तक जा पहुंची है, जबकि फैसलाबाद जो है वो 270 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो है वो पहले नंबर पर बरकरार है। अलबत्ता महकमे माहौलियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर में जो है वो बारिश बरसने के कोई भी इम्कानात नहीं, ताहम सूरत हाल जो है वो मज़ीद संगीन हो सकती है। शहर लाहौर के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300-400 से भी तजावज़ कर गया था, जबकि सुबह के औकात में कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 600 से भी तजावज़ कर गया था। ताहम अब जो है वो ये देखा जा रहा है कि समनाबाद के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह बरकी रोड के इलाके की बात कर ली जाए तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 तक जा पहुँचा है। अलबत्ता बताया यही जा रहा है कि शहरी जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, ख़ासतौर पर बच्चे, बुज़ुर्ग और जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। अलबत्ता महकमे माहौलियात की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 2 दफ़ा शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है। पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया मिलकर इक़दामात भी कर रही हैं। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ घेरा भी तंग किया जा रहा है। लाहौर के दाखिली रास्तों पर भी जो है वो निगरानी की जा रही है। इसके बायस जो है जो लोग जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के जो गाड़ियां शहर की सड़कों पर रवा दवा हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताहम शहरी भी जो हैं वो अपने माहौल को साफ रखें और अगर गाड़ी धुआं छोड़ती है तो उसको जो है वो सेट करवाएं ताकि जो है वो अपने माहौल को साफ रखा जा सके। तो अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में स्मोक की जो औसत शरह है उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। शहरी जो है वो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। अलबत्ता पंजाब हुकूमत जो है वो इक़दामात भी उठा रही है और शहरी भी जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपने माहौल को साफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांटेशन करें, दरख्त और पौधे लगाएं ताकि आलूदगी को जो है वो कम किया जा सके। क्योंकि अब देखा जाएगा कि अक्टूबर में मौसम जो है वो सर्द हो, अक्टूबर में इख्तिताम पर मौसम सर्द हो जाएगा और नवंबर में भी यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जिसके साथ साथ जो है वो स्मोक की शरह में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता अगर आज दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 19, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर लाहौर में ये देखा जा रहा है कि सूरज अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेर रहा है मगर फ़िज़ा में एक धुंधलापन भी जो है वो स्मोक के बाइस महसूस किया जा रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। जी शुक्रिया सामे आपका। आपको बता रहे हैं कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद ख़तरे में, शहर की फ़िज़ा में सांस लेना ख़तरे से खाली नहीं। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 तक जा पहुँचा है। सरहद पार से आने वाली आलूदा हवाएं स्मोक की शिद्दत में इजाफे का बड़ा सबब बन गई। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की शिद्दत के बढ़ने में अभी मौसम का ज़्यादा अमल दखल नहीं। 2 हफ्तों के बाद मौसम का अंसर भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर सकता है। सुहेल कैसर इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ के हमरा मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते। जी सुहेल कैसर बताइएगा। बिल्कुल जी, हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब के साथ। कुछ मौसम के हवाले से मालूमात हासिल कर लेते हैं कि ऑब्वियसली मौसम हर किसी के लिए हमेशा ही बहुत अहमियत का हामिल होता है। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। पहले तो मुझे आप ये बता दें कि अभी स्मोक के सीज़न का आगाज़ हुआ है तो सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर होती नज़र आ रही। आइंदा दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में रात के टाइम ठंड जो है वो आहिस्ता से मीन के जो मामूल के मुताबिक ही हैं। तो इस तरह की अगर कंडीशन हो तो स्मोक के चांसेस कम होते हैं। स्मोक तब होती है जब मिनिमम टेम्परेचर वो रैपिडली फॉल हो। अभी ये जो विंड्स हैं वो साउथ ईस्टर्ली मीन के इंडिया की तरफ से वो अभी आ रही हैं, तो उसकी वजह से कुछ पेनिट्रेशन हुई है स्मोक की पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर भी एक मजहबी त्यौहार था जिसमें ये स्मोक पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा सर, एक सोशल मीडिया पर बड़ी ख़बर चल रही, इस मरतबा शदीद सर्दी के इम्कानात हैं, थोड़ा सी बताइए हकीकत पर मबनी है? जी इसका हमने ऑलरेडी मेटाफेज ने रिबटल जारी कर दिया है। लोग वो ला नीना को देख के ये बता रहे हैं कि जो इस दफ़ा सर्दियाँ हैं वो शदीद होंगी। ऐसा नहीं है, पिछले 4 सालों में भी ला नीना कंडीशंस पाकिस्तान में प्रीवेल करती रही हैं। तो ला नीना का मतलब हरगिज़ यही नहीं है कि टेम्परेचर जो है वह मामूल से ज़्यादा हो या शदीद सर्दी हो। बहुत शुक्रिया सर। ये थोड़ी सी गुफ्तगू जी, और आपने सुन ली स्मोक के हवाले से भी और जो शदीद सर्दी के हवाले से सोशल मीडिया पर ख़बरें वगैरह चल रही हैं उसके बारे में भी, तो इसीलिए कहा जाता है कि ख़बर की तस्दीक कर ली जाए तो बेहतर होता है। जी शुक्रिया सुहेल आपका।
شہر میں ٹریفک کی آلودگی اسموگ کا بڑا جز بن چکا ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کہتی ہیں سب کو اسموگ کنٹرول کرنے میں تعاون کرنا ہوگا۔ امید ہے اگلے سال تک اسموگ پر کنٹرول پانے میں کامیاب ہوں گے۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ خاتمے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کا کہنا ہے اسموگ ایک آفریت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کے حوالے سے پیشگی حکمت مرتب کی۔ چیف منسٹر پنجاب اور جو ہماری منسٹر ہیں، سینئر منسٹر ہیں، جن کو جو انوائرمنٹ کا بھی پورٹ فولیو انہی کی لیڈرشپ میں ہے، ان لوگوں نے ایک بڑی ہی پچھلے سال سے اپنے لیسنس لرن کرتے ہوئے ایک پریمپٹیو اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہے، جس میں ہم نے اس میں جو ہمارا HR ہے، جو ہماری اکوپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کو اس کے اندر امبیڈ کیا ہے۔ کمشنر لاہور کا مزید کہنا ہے انسداد اسموگ کے لیے بروقت بھٹوں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور صنعتی یونٹس کے خلاف بروقت کاروائیاں جاری ہیں۔ ویل ان ٹائم جو ہمارے ایکشنز تھے، چاہے وہ کنسٹرکشن سائٹ ہو، چاہے وہ برکلن ہو، چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ پائرولوسس پلانٹس ہو، یو نیم اٹ، ہمارے ایکشنز سنس لاسٹ آلموسٹ جو گیئر اپ کیے ہیں، چلتے تو اراؤنڈ دا گیئر ہیں، وہ گیئر اپ ہمارے تقریباً پچھلے 1.5 سے 2 مہینے سے ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ حکومت اسموگ میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات جاری رکھے، شہریوں کو آگاہی دے تو لاہور کو اسموگ فری زون بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ اسموگ کی شدت بڑھنے لگی، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سانس کی بیماری، دمہ اور دل کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہے، گھر سے ماسک پہنے بغیر نہ نکلیں۔ اسموگ ایکسپرٹس نے گاڑیوں اور دھوئیں کے خلاف سمارٹ لاک ڈاؤن کی سفارش کر دی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے لاہور پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ لاہور میں آلودگی کی سب سے بڑی وجہ گاڑیاں اور صنعتی دھواں بتایا جاتا ہے۔ اسموگ ایکسپرٹ کنسلٹنٹ آف میڈیسن ڈاکٹر سلمان کاظمی کا کہنا ہے کہ حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے اور شہری گھروں سے ماسک پہن کر نکلیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمیں شاید ہیلتھ ایمرجنسی لگانی پڑے اور اسکول بھی بند کرنا پڑے اگر یہ زیادہ بڑھ گیا اور انڈیا کی طرف سے دھواں پاکستان میں انٹر ہو گیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ناک کان گلے کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں، دمے کے اٹیک ہو سکتے ہیں، لوگوں کو آنکھوں میں اریٹیشن ہونے شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ ناک جو ہے وہ بار بار ٹیشو پیپروں سے صاف کر رہے ہیں، یہ سارا اسموگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے اسموگ کی شدت کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نومبر اور دسمبر میں شدید اسموگ آنے کے خطرات موجود ہیں، اس لیے دمہ، سانس کی بیماری اور دل کے مریض اسموگ میں ماسک پہنے بغیر گھروں سے نہ نکلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے اور ضعیف افراد بھی اسموگ سے بچنے کے لیے احتیاط کریں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسموگ گنز کی خریداری کے باوجود اسموگ کے پنجے مزید مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کے لیے حکومتی سطح پر سخت اقدامات اور فیصلوں کی ضرورت پڑے گی۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ برائلر کی قیمت ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مرغی کا گوشت 29 روپے مزید مہنگا ہو گیا، فی کلو قیمت 453 روپے ہو گئی۔ صافی گوشت 550 روپے کلو میں فروخت۔ عبدالقادر اس وقت لاہور پولٹری ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد عباسی کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جو پولٹری مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور صرف 2 دنوں میں برائلر گوشت جو ہے وہ 58 روپے فی کلو تک سرکاری ریلیز کے مطابق جو ہے مہنگا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی 29 روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا تھا، آج ایک بار پھر جو ہے 29 روپے فی کلو کا اضافہ کیا ہے اور سرکاری ریلیز میں جو قیمت طے کی گئی ہے برائلر گوشت کی وہ 553 روپے فی کلو۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 20 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 285، ہول سیل زندہ برائلر 299 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو انڈوں کی قیمت ہے اس میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے، آج 2 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 329 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی۔ ہمارے ساتھ اس وقت لاہور پولٹری ریٹیلر ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد عباسی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب، یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی تھی اور ایک دم سے ہی جو ہے وہ 29 روپے روزانہ کی بنیاد پر مہنگا ہونے لگا؟ کچھ مافیا ہے جو پولٹری کے اندر کام کر رہا ہے، اسپیشلی طور پہ وہ اس چیز کے ریٹ کو بڑھانے کے یا بلیک کرنے کے پیسے لیتا ہے، کیونکہ فی الحال ریٹ کم تھے، فارمر لاس میں جا رہا تھا، چوزا جو پہلے مہنگا پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک مافیا کے ذریعے اپنے ریٹ کو بلیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے کنٹرول کرنے کا اس کا واحد حل یہ ہے، سی ایم پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہالینڈ انٹرسٹ رکھتا ہے پاکستان میں پولٹری کی صنعت میں سرمایہ کاری کے لیے۔ ہالینڈ پہلے بھی یہاں پہ ان کے کوئی نمائندے آئے تھے، تو ان کو اگر زمین یہ الاٹ کر دی جائے
اور کیس کے لیے قانون سازی کی جائے، اور میرے خیال میں کہ اس کی گرفت اس وقت مضبوط ہو سکتی ہے جب اپنے ریٹ اب گورنمنٹ اپنی مرضی پہ دے سکے، ادروائز یہ مافیا کبھی بھی گورنمنٹ کے ریٹ پہ سیل نہیں کرنے دے گا۔ آج بالکل جو قیمتوں میں اضافے کی وجہ ہے اس میں ریٹیلر جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جو برائلر فروٹ دکاندار ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور ان کی جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو صارف یا گاہک جو ہے وہ ان سے آ کے تکرار کرتا ہے کہ جو برائلر گوشت جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا، اور اصل وجوہات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور اس میں ابھی جو برائلر مافیا وہ کار فرما ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے بڑھائی جا سکے، کیونکہ قیمتوں میں مسلسل کمی تھی، لیکن اب 2 دنوں میں جو ہے وہ قیمت 58 روپے فی کلو تک بڑھا دی گئی، اور 29 روپے گزشتہ روز بھی قیمت بڑھائی گئی تھی، 29 روپے آج مزید بڑھا دی گئی، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو برائلر کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، صوبے کی جامعات کی درجہ بندی کرنے کا اعلان۔ پنجاب کی 60 سے زائد جامعات میں سے بہترین 10 جامعات کا تعین کیا جائے گا۔ جامعات کی درجہ بندی کے لیے 50 ملین روپے کی لاگت سے میکنزم تیار کیا جائے گا۔ پہلی دفعہ صوبے میں جامعات کی درجہ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاطف پرویز۔ جی عاطف، بتائیے گا کیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، پنجاب میں پہلی دفعہ جو جامعات ہیں ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یہ سرکاری جامعات کی درجہ بندی کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کام کر لیا، اور اس کے لیے 50 ملین کی لاگت سے میکنزم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا۔ صوبے میں پہلی دفعہ درجہ بندی ہوگی، اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ منصوبے کے لیے PC1 تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو یونیورسٹیز دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ عالمی رینکنگ میں درجہ بندی میں بہت اوپر جا رہی ہیں، تو بنیادی طور پر جو انڈیکیٹرز طے کیے جائیں گے ان بنیادوں پر یہ درجہ بندی ہوگی۔ صوبے میں اس وقت 60 سے زائد جامعات ہیں جن کی یہ درجہ بندی ہوگی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میکنزم جو ڈیولپ ہو جائے گا، پھر ہر سال اسی بنیاد پر جامعات کی درجہ بندی کی جائے گی، اور یہ 60 میں سے پہلی 10 جو جامعات ہیں ان کی رینکنگ کی جائے گی، اور اسی رینکنگ کی بنیاد پر جامعات کو فنڈنگ بھی کی جائے گی، اور اس کے حوالے سے پالیسیز بھی درجہ بندی کی بنیاد پر ہوگی۔ جی شکریہ عاطف آپ کا۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ایمڈیکیٹ امتحان، ایمڈیکیٹ کا پرچہ اور دیگر امتحانی سامان سخت سیکیورٹی میں مختلف شہروں کے لیے روانہ۔ پرچوں کو پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر اور ضلعی افسران اپنی نگرانی میں لے کر روانہ ہوئے۔ امتحانی پرچوں کو آج متعلقہ اضلاع کے خزانہ دفاتر کے سیف روم میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ ایمڈیکیٹ کا امتحان 26 اکتوبر کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام ہوگا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد بلال۔ جی بلال، بتائیے گا۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ایمڈیکیٹ امتحان کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایمڈیکیٹ کا پرچہ دیگر امتحانی مٹیریل سخت حفاظتی انتظامات میں مختلف شہروں کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ امتحانی پرچوں کو اسٹیل کے سربے مہر ٹرنکوں میں رکھا گیا ہے۔ امتحانی پرچوں کو پولیس اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر و ضلعی افسران اپنی نگرانی میں لے کر روانہ ہوئے ہیں، جبکہ UHS کی سینئر فیکلٹی اور دیگر عملہ بھی اس وقت موجود تھا۔ امتحانی پرچے کو آج متعلقہ اضلاع کے خزانہ دفاتر کے سیف روم میں محفوظ کر دیا جائے گا، جبکہ MD-CAT کا امتحان 26 اکتوبر کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام ہوگا۔ رجسٹرار کرن فاطمہ، کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر محمد عباس نے امتحانی عملے کو روانہ کیا۔ قبل ازیں امیدواروں، والدین، عملے کی سلامتی اور امتحان کے پرسکون انعقاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ خصوصی دعا وائس چانسلر UHS پروفیسر اسد وحید رٹھور نے خود کرائی۔ مشکل سے حفاظت کے لیے بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا۔ محکمہ صحت کے تمام افسران بشمول اسپیشل، ایڈیشنل اور ڈپٹی سیکرٹریز MD-CAT کی مانیٹرنگ کریں گے، جبکہ امتحان کے دوران بہتر کوآرڈینیشن کے لیے UHS میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ امتحانی مراکز سے مسلسل رابطے کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے، جبکہ امتحانی مراکز میں امیدواروں کے ساتھ ساتھ عملے کے بھی موبائل فون رکھنے پر سخت پابندی ہوگی، اور ہفتے کے روز امتحانی مراکز پر نگران عملے کی ٹریننگ ہوگی۔ MD-CAT کا امتحان صوبے کے 12 شہروں میں قائم کردہ 27 مراکز میں لیا جائے گا۔ اس سال پنجاب میں 50,000 سے زائد امیدوار MD-CAT دیں گے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے سینئر فیکلٹی ارکان اور افسران ٹیسٹ کے انکار کے لیے کوریئرز مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ میڈیکل یونیورسٹی کو وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر اور سینئر فیکلٹی ریجنل انچارج تعینات کیے گئے ہیں۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کے پرنسپل انتظامات اور مانیٹرنگ کے لیے سینیٹر انچارج تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ سیکورٹی اور بہترین انتظامات کو یقینی بنائے گی، جبکہ امتحانی مراکز پر غیر متعلقہ افراد کا داخلہ روکنے کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور اداروں کی جانب سے تمام امتحانی مراکز پر والدین کے بیٹھنے کے لیے مناسب۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔
9वीं जमात का निसाब कम कर दिया गया। पैक्टा की एकेडमिक कमेटी ने निसाब में कमी की मंजूरी दे दी। सबसे ज़्यादा निसाब कंप्यूटर साइंस का कम किया गया है। कंप्यूटर साइंस की किताब में से 60 से 80 पेजेस कम किए गए हैं। बाकी निसाबी कुतुब में भी 20 से 30 पेजेस कम किए गए हैं। वज़ीर तालीम के मुताबिक अगले हफ्ते 11वीं जमात का कम शुदा निसाब भी अपलोड कर दिया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज़। आतिफ, बताइएगा कितना निसाब कम किया गया है? सादा तलबा की डिमांड थी कि जो 9वीं और 11वीं जमात का निसाब पहली दफा तैयार किया गया है नया, इसमें जो बहुत सारी गलतियां थी और निसाब जो है वो गैर जदीद तौर पर तवील था। इसको देखते हुए जो पैक्टा की एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी तजावीज़ जो उनका मंजूरी दी थी और 9वीं जमात का जो निसाब है उसको कम कर दिया गया है। अगर मुख्तलिफ निसाबी कुतुब की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो निसाब कम किया गया है वो कंप्यूटर साइंस का, जिसके 261 पेज थे उसमें से 60 से 80 पेज जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी में निसाब कम नहीं किया गया, बाकी किताबों में भी 20 से 30 पेज जो कम कर दिए गए हैं। इस हवाले से वज़ीर तालीम का कहना है कि आज 9वीं जमात का निसाब जो स्मार्ट किया गया है उसको अपलोड कर दिया जाएगा, जबकि 11वीं जमात का जो स्मार्ट शुदा निसाब है उसको अगले हफ्ते जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। असातिज़ा और तलबा वहाँ से निसाब हासिल कर सकते हैं और स्मार्ट शुदा निसाब के मुताबिक ही जो इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। और इस स्मार्ट शुदा निसाब को तमाम स्टेक होल्डर जिसमें एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, इम्तहानी बोर्ड हैं, उनको भिजवाया जाएगा ताकि अगले इम्तहानात में जो सवालिया पर्चे तैयार किए जाने हैं वो उस निसाब के मुताबिक किए जाएँ। जी शुक्रिया आतिफ आपका। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ रेस्टोरेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और शादी हॉल समेत 5 मकामात पर रिकॉर्ड चेक किया गया। EIMS सिस्टम इस्तेमाल न करने समेत दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 50 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। इमरान, बताइएगा। टैक्स अदायगी से बेज़ाब्तियों के खिलाफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का ऑपरेशन सामने आया, जिसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं। डिफेंस बेदियाँ, शाहजमाल और कायदे इंडस्ट्रियल स्टेट में इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और इसके साथ साथ जो इस वक्त जो एजेंसीज हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बैंक्वेट हॉल समेत 5 मकाम पर रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसमें उकाड़ा, साहिवाल और बिहारी में 11 फूड पॉइंट्स को एक ही IMS इस्तेमाल न करने पर नोटिस जारी किए गए। लाहौर में EIMS सिस्टम इस्तेमाल न करने पर जो है दीगर कवानीन की खिलाफवर्जियों पर 50 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट अफसरान ने रिकॉर्ड कब्जे में लेकर इन नोटिस भी जारी कर दिए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कारोबारी अफराद की आगाही और सहूलत के लिए ज़राए इब्लाग पर आगाही पैगामात नशर कर रही है, जबकि सार्फिन से सर्विसेज की मद में टैक्सेस वसूली के बावजूद सरकारी खजाने में जमा न करवाना जुर्म है। इनवॉइसेस मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल न करने वाले बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौमी आगाही सेमिनार का इनेकाद मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, माहिरीन तालीम और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने गवर्नेंस मॉडल को बेहतर करने के लिए खसूसी लेक्चर दिया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्कगीर आगाही मुहिम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में खुसूसी सेशन हुआ। खुसूसी सेशन में सरबराह पिलडाड अहमद बिलाल महबूब, माहिर सियासी उमूर डॉक्टर इश्तियाक अहमद, माहिर कानून अहमद नजीर वड़ाइच समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने खिताब करते हुए कहा, तमाम मुमालिक में विफाक, सूबे और मकामी सतह पर हुकूमतें बनती हैं, हमें मकामी हुकूमत बहुत कम देखने को मिली। जमहूरियत जब भी आती है लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाती है। अगर आप गवर्नेंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 3 टियर गवर्नेंस बनी, एक फेडरल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। ये 2 टियर हैं जो हुकूमत करने के लिए हैं और तीसरा टियर है जो खिदमत करने के लिए है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। वो हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़े कम मौकों में देखने में मिली। जब भी कोई जमहूरी हुकूमत मुल्क में आती है तो सबसे पहले
लोकल गवर्नमेंट खत्म की जाती है। मियां आमिर महमूद ने कहा पहली मर्दमशुमारी हुई तो आबादी 3.25 करोड़ थी, आज हम 25 करोड़ का मुल्क हैं। पहली मर्दमशुमारी के वक्त 4 सूबे थे, अब भी 4 हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था नए सूबों की डिमांड बड़ी देर से हो रही है। बात की जाती है कि साउथ पंजाब को सूबा बना दे, लेकिन डीजी खान अलग, बहावलपुर अलग सूबा बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दें, क्योंकि सब की बाउंड्रीज पहले से ही मौजूद है। अगर हम नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। डिवीजन में पहले ही पूरी गवर्नमेंट मौजूद है, इससे अखराजात बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। कहीं पे साउथ पंजाब की कोई डिमांड नहीं है। डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। वो कहता है जी अगर हमने मुल्तान की गुलामी करनी है तो लाहौर की ज्यादा बेहतर। डीजी खान अलग सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर तो शुरू से अलग सूबा बनना चाहता है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीजन को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। जो सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों में मिलता है देखने को वो ये होता है कि ये बहुत महंगे हो जाएंगे, बढ़ने की बजाय हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सेशन में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि मियां आमिर महमूद की काविश को कदर की निगाह से देखता हूं कि वो सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे बल्कि तफसील के साथ इशू को सामने ला रहे हैं। मैं आमिर महमूद साहब की इस काविश को इसलिए बहुत कदर की निगाह से देखता हूं कि इन्होंने इस मौजू पे एक डिबेट का आगाज़ किया है, या यूँ समझिए कि डिस्कशन का आगाज़ किया है, तो वो सिर्फ ज़बानी बातों पे नहीं है। उन्होंने एक डिटेल्ड पेपर लिखा है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कुछ उन्होंने बयान किए हैं उससे कहीं ज़्यादा उस पेपर पे मौजूद हैं कि किसी ने उसके ऊपर मेहनत की है। जो केस बिल्ड किया है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे, या यूँ कह लीजिए कि एदाद व शुमार की बुनियाद पे किया है। माहिर सियासत डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि यह बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि अगर 33 सूबे बनते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा और नौजवान नस्ल भी सामने आएगी। ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है, मगर आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। और स्टेट इसलिए बनती है कि लोग इंडिविजुअली जो अपने इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आप स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट का और तो कोई मकसद नहीं है। द स्टेट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, वी कांट डू इंडिविजुअली, वरना हर बंदा गन लेके अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता रहे। तो इस तरफ मेरे ख्याल आने की ज़रूरत है। एक मेन हमारा यही है, आपने फरमाया कि फैमिली पार्टीज़ हैं। फैमिली पार्टी सर इसीलिए हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक केक है वो इतना छोटा है कि वो आप पकड़ लेते हैं और किसी को आप देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर 33 प्रोविंसेस हम बनाते हैं, किसी के 33 बेटे नहीं होने, किसी के 33 भाई नहीं होने, तो पर फोर्स उनको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी और पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा। और जब पॉलिटिकल वर्कर आगे आएगा तो ये यूथ सामने आएगी। इस मौके पर माहिर कानून अहमद नजीर वड़ैच ने कहा कि नए सूबों का जबरदस्त आइडिया है, लेकिन ये देखना होगा कि इससे अकाइयां कमजोर और विफाक मजबूत होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। I totally agree with Mia Sahib and I think it's a wonderful idea and time and need of the hour to have this discussion. सिर्फ ये बात है कि ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे वफाक की अकाइयाँ आपस में लड़ रही हैं, and we live in an environment where we have faced almost existential threat to the state, वहाँ पे ये जो इससे अकाइयाँ और कमज़ोर हो जाएंगी और वफाक और मजबूत हो जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये उसकी एक बड़ी मिसाल है कि हर डिपार्टमेंट अपने अंदर बढ़ता जा रहा है, उसकी सर्विस डिलीवरी नहीं बढ़ पा रही। डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी सैलरी का बजट मिलता है, जो उन्होंने पब्लिक में जाके काम करना है वो तो उनको पैसे ही नहीं मिलते, तो सिर्फ तनख्वाहें उनको सरकार देती है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हम छोटी सी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देखें और अगर उसका हम मुस्तकिल एक ऑडिट ना कराते रहें और ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट ना कराते रहें तो हम देखते हैं कि तादाद एम्प्लॉयज़ की
बढ़ती जाती है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था, विफाक सूबे को कुछ देने के लिए तैयार नहीं और सूबे लोकल गवर्नमेंट को कौमी मिजाज बन गया है कि अपने इख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा। शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। सितंबर में आउटफॉल रोड, मुल्तान रोड, गुलशन रावी से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। लाहौर मुसलसल 2 बरस से पोलियो वायरस से पाक ना हो सका। पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद बिलाल। बिलाल, बताइएगा। पेट दबे मुहिमात के बावजूद भी लाहौर में पोलियो का संगीन खतरा इस वक्त मौजूद है और शहर के जो सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक भी हो गई है। सितंबर में आउटफा रोड, मुल्तान रोड, गुलशन रावी से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है, जबकि लाहौर मुसलसल 2 बरस से पोलियो वायरस से पाक नहीं हो सका। हर दफ़ा इसके जो इन्वायरमेंटल सैंपल हैं जिसे माहौलियाती नमूने कहते हैं, हमेशा जो है ये पॉजिटिव आते हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो खतरा है ये पोलियो वायरस की मौजूदगी का बच्चों के लिए संगीन है। इसकी ख़त्म करने के हवाले से ताहाल कोई ख़ास जो इंतजाम है वो नहीं किए जा सके। जी शुक्रिया बिलाल आपका। वज़ीर आला पंजाब का रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर अतराफ का एरिया अपग्रेड करने का हुक्म। तरक्याती पैकेज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज को LDA और टीपा में तकसीम कर दिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी ने तरक्याती पैकेज की बाकायदा मंजूरी दे दी। जोन 1 में 8 अरब 15 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम होंगे। तफसीलात बता रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन, बताइएगा। लाहौर के इलाकों में तरक्याती काम करवाने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज की मंजूरी दी गई थी और इस मंसूबे के तहत रेलवे स्टेशन और मुल्हिका इलाकों में जो तमीराती काम है वो मुकम्मल किए जाएंगे। तो गुज़िश्ता रोज LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास में भी इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई। अब LDA और टीपा को जो मुख्तलिफ जोन है वो तकसीम कर दिए गए हैं। प्लान के तहत LDA के शोबा इंजीनियरिंग की तरफ से रेलवे स्टेशन के अतराफ में जो तरक्याती काम है वो किए जाएंगे। तरक्याती पैकेज जोन 1 में 8 अरब 15 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ये तरक्याती काम किए जाएंगे, जिसमें आज़ादी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक का जो एरिया है उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा जोन 1 में ही मिस्री शाह में 6 अरब 95 करोड़ रुपए की लागत से सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज किया जाएगा। इसी तरक्याती पैकेज का जो दूसरा हिस्सा है जोन 2 और जोन 3, उसकी जिम्मेदारी टीपा को तफवीज की गई है, जिसका कुल तखमीना 5 अरब 66 करोड़ 90 लाख रुपए लगाया गया है। टीपा की तरफ से जोन 2 और जोन 3 में दाता दरबार एरिया की अपग्रेडेशन की जाएगी। 4 कनाल अराजी एक्वायर करने के बाद दाता दरबार और भाटी चौक की अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ नासिर बाग का जो एरिया है वो भी डेवलप करने की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जी शुक्रिया ज़ैन आपका हमें अपडेट करने के लिए। आउटसोर्स स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान, असातिज़ा की तालीमी काबिलियत, कम तदरीसी मेयार मुतासिर। पंजाब हुकूमत का नोटिस। आउटसोर्स स्कूलों की हालत बेहतर बनाने का फैसला। क्लास रूम्स की मुरम्मत और सफाई के अहकामात जारी कर दिए गए। गफलत या लापरवाही पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज। आतिफ, बताइएगा। बिल्कुल, मैं स्कूल जो एजुकेशन की जानिब से ये जो स्कूल आउटसोर्स चीजें थे, अब इनमें सहूलियात का फुकदान जो है इसका इंकशाफ हुआ है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की रिपोर्ट में पता लगा है कि जो स्कूल 10,000 के करीब आउटसोर्स किए गए थे, इनमें फर्नीचर नहीं है, वॉशरूम की कमी है, क्लासरूम की कमी है और उसके साथ साथ सफाई भी बेहतर नहीं है। तो इस पर अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने मुतल्लिका स्कूलों की इंतजामिया को नोटिस भिजवाया है और कहा है कि फौरी तौर पर सहूलियात को बेहतर किया जाए। इस हवाले से जो मरासला जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है साथी की जो काबिलियत के हवाले से इतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर किए जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में अंडर मैट्रिक और मिडिल टीचर भी रखे गए थे। इस पर तो वालिदैन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और ये कहा गया कि अगर इन मसाइल को हल नहीं किया जाता तो फिर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया आतिफ आपका। अनारकली के मकबरे की बहाली का 75% काम मुकम्मल कर दिया गया है। अनारकली का मकबरा मुग़लिया दौर की अहम तारीखी यादगारों में से एक है। बहाली मंसूबा 181 मिलियन रुपए की लागत से जुलाई 2024 में शुरू हुआ था। मकबरे में मौजूद शानदार फ्रेस्को पेंटिंग की बहाली भी मंसूबे का अहम हिस्सा है। तफसीलात बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा।
देखिए, मुगल दौर की एक बहुत ही अहम यादगार समझी जाती है जो लाहौर में वाक़ है, मकबरा अनारकली, लेकिन इससे आम लोग शायद ज़्यादा वाकिफ नहीं है, इसलिए कि ये पंजाब के सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर है और यहाँ तक आम आदमी की रसाई जो है वो काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए ये बड़ी हद तक नज़रों से ओझल ही रहा है। इन दिनों वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इसकी रेनोवेशन के एक मंसूबे पर काम कर रही है, जो गुज़श्ता साल जुलाई में शुरू किया गया था, और इस मंसूबे के तहत इस मकबरे की जो पूरी इमारत है उसको मस्तहकम बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो फ्रेस्को वर्क है वो उसको बेहतर किया जा रहा है कि फ्रेस्को वर्क जो है ये मुगल दौर की जितनी भी इमारतें हैं, मशहूर इमारतें हों या नाम ज़्यादा मशहूर हों, उन सब में ये वर्क मिलता है और अपने ज़माने का ये बड़ा ही शानदार आर्ट था जो अब तकरीबन नापैद हो चुका है। तो यहाँ पर भी फ्रेस्को, बहुत शानदार फ्रेस्को वर्क मिलता है जिसकी बहाली जो है उसको उस पर भी काम किया जा रहा है। और वॉल सिटी के हुक्काम की तरफ से बताया गया है जी कि तकरीबन 75% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और आइंदा साल जून तक जो मंसूबा है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस मंसूबे की तकमील का मकसद ये है कि मकबरे को मजीद तवील अरसे तक के लिए महफूज बना दिया जाए। डीजी वॉल सिटी नजमुल साकिब ने लाहौर न्यूज़ को बताया कि मकबरे की ताज़ीन और आइश का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद कोशिश की जाएगी कि यहाँ तक जो आम सयाह हैं, आम आदमी है, उसकी रसाई को भी मुमकिन बना दिया जाए ताकि ये जो तारीख का एक अहम नक्श है, शानदार नक्श है, ये देखने वालों के सामने आ सके। जी शुक्रिया सुहेल आपका।